हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी शुरू कर चुके होंगे। और अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं कि जो बच्चे यूपीएससी का प्लान बना चुके हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले वो बात करते हैं, बुक्स ढूंढते हैं, नोट्स देखना शुरू करते हैं, कोई जनरल मैगजीन लेना शुरू करते हैं। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पूरे सिलेबस को बहुत ढंग से पढ़ा है? वास्तव में समस्या यह होती है कि स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो पूरे सिलेबस को समझते ही नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। आज की वीडियो में हम यूपीएससी के किताबों की बात नहीं करेंगे। आज हम ये नहीं बताएंगे कि यूपीएससी को कितना कितना कठिन या कितना आसान बनाया जा सकता है। हम बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि एग्जामिनेशन सिलेबस डिफाइन करता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप तैयारी करके कैसे ही पूरे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप फिर हर प्रवाह के साथ बहते चले जाएंगे। आज के वीडियो में हम कोई स्ट्रेटजी बात नहीं करने वाले, कोई बुक लिस्ट की बात नहीं करने वाले, कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाले यूपीएससी की तैयारी का। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने अभी तक सिलेबस को ढंग से पढ़ा नहीं है, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन बच्चों ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर तो दी है लेकिन अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो ऑफिसर्स जो हैं वो ध्यान दें, जो भावी ऑफिसर्स हैं वो ध्यान दें कि ऑफिशियल सोर्सेस के आधार पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस की, डिकोड करेंगे हर एक छोटी बड़ी चीज़ को। देखिए, अगर हम बात करें तो यूपीएससी के जो छात्र होते हैं वो अधिकांश छात्र क्या करते हैं, वो बहुत गलत तरीके से चीज़ों को देख रहे होते हैं। जैसे कि वो जो सिलेबस है उसके बारे में उनका एक आइडिया होता है कि बस ये केवल लिस्ट है जो हमें देखनी चाहिए। वो सिलेबस को केवल कवर करने वाले विषयों की एक सूची बना लेते हैं और एक खाका बनाते हैं और उसी के माध्यम से पूरे खाके को भरते रहते हैं। ये एक बेसिक मिसकंसेप्शन है हर एक छात्र के मन में, वो जो बहुत ढंग से अभी तक समझ नहीं पाया है। हम उसको एक लिस्ट केवल समझ रहे हैं, हम उसको केवल एक ब्रॉड आइडिया समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरा, पाठ्यक्रम से ज्यादा किताबों को वो महत्व देते हैं। दूसरी बड़ी गलती, सिलेबस नहीं समझ रहे, सिलेबस पर जा नहीं रहे, केवल और केवल किताबें इकट्ठी कर रहे हैं। पॉलिटी के लिए ये किताब, वो किताब, वो किताब, इकोनॉमी के लिए ऐसी किताबें, वैसे नोट्स, उस वाली कोचिंग के उन वाले सर के नोट्स, वहाँ वाले सिस्टम से वो डाउनलोड। लेकिन वो वास्तव में महीनों बर्बाद करने के बाद केवल सर्वोत्तम पुस्तक ढूंढ रहे होते हैं। यूपीएससी की जो रियल डिमांड है उस पर जाते ही नहीं। तीसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जो ऐसे एरियाज हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उसको नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उन्होंने सिलेबस देखा ही नहीं। वो केवल वो पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें टीचर पढ़ा रहा होता है या वो जिसके नोट्स ले रहे होते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो प्री और मेंस में ओवरलैप करेंगे, कौन से एरियाज प्री के जो मेंस में यूज होंगे, जो मेंस के प्री में यूज होंगे। ये तीसरी बड़ी गलती है। तो अगर छात्र की हम बात करें, छात्रों के नज़रिए से बात करें, तो यूपीएससी को गलत समझने में ये तीन एलिमेंट बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले, आपको सिलेबस का गहन आइडिया नहीं है, आप केवल एक सिलेबस को आउटलाइन मान रहे हैं। सिलेबस को डीप डाउन समझना पड़ेगा आपको। दूसरी बड़ी चीज़, आप किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, बेस्ट किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि फ़िल्टर आउट क्या करना है। तीसरी चीज़, प्री और मेंस दोनों की चीज़ों को बेहतर ढंग से आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये तीन बड़े प्रॉब्लम्स हैं और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि यूपीएससी ने पाठ्यक्रम को बहुत व्यापक रखा है। यह स्पष्टता नहीं बल्कि भ्रम पैदा करता है, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या पढ़ना है, और इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो अब इस सिलेबस को अगर आप देखें तो एक बड़ी क्रूशियल बात है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस कहाँ से देखें, कैसे देखें, कौन सा सिलेबस लें, कहाँ का कोचिंग का ले लें, किस कोचिंग का ले लें। यह भी एक बड़ा समस्या है बच्चों के साथ। मैं आपको बिल्कुल सीधी और साफ बात बताता हूँ।
यूपीएससी का सिलेबस अगर देखना है आप upsc.gov.in पर जाइए। आधिकारिक तौर पर यहाँ पर पाठ्यक्रम उपलब्ध है। सबसे पहले आप upsc.gov.in को ओपन करिए, वहाँ से एग्जामिनेशंस वाले टैब पर जाइए। एग्जामिनेशंस वाले टैब से एक्टिव एग्जामिनेशन वाले टैब पर जाएंगे और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाले टैब पर जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए। मैं स्ट्रांगली आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि कम से कम पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़िए। 70 से 80 पेज का ये नोटिफिकेशन होता है और ये क्लियरिटी देता है। ये इतनी क्लियरिटी आपको दे देगा जो 10 साल तक अफवाहें आपको नहीं दे पाएंगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, upsc.gov.in पर जाइए, वहाँ पर आप आधिकारिक सूचना को डाउनलोड करिए, जहाँ से आप समझिए पाठ्यक्रम क्या है, पैटर्न क्या है, मापदंड क्या है, और सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए, डाउनलोड करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या हैं, आप अधिसूचना को डाउनलोड कीजिए, नियम और विनियम दस्तावेज को जारी डाउनलोड करिए और उसके साथ साथ पिछले साल के प्रश्न पत्र इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से समझिए कि यह काम आपको खुद करना है। कोचिंग से दिए गए चीज़ों को करने के बजाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़िए, जो आपको फैक्चुअली पूरे तरीके से सच होगा, पूरे तरीके से सही होगा, कहीं से कोई भ्रम क्रिएट नहीं करेगा। अब जब आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें मिलेगा क्या, वह भी समझिए। सबसे पहले यूपीएससी के पैटर्न को समझते हैं। तो इस पैटर्न में अगर हम बात करें तो 3 तरीके की परीक्षाएं हैं। एक प्रीलिम्स है, एक मेंस है और एक इंटरव्यू है। प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वह एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, यानी कि सबसे पहला स्टेज क्या है, स्क्रीनिंग का स्टेज है। यहाँ पर उम्मीदवारों की बुनियादी जानकारी और योग्यता का परीक्षण किया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और बहुत दबाव होता है बच्चों पर, क्योंकि लगता है कि गलत करेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक जीएस का और एक सीसैट का पेपर होगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें चयन दर बहुत कम होती है। मान के चलिए कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे भर रहे हैं और उसमें से 10,000 के आसपास चुने जा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो मुख्य परीक्षा होती है, जिसके मार्क्स ऐड होते हैं, इसके नंबर नहीं जुड़ते। अब यहाँ का इसका उद्देश्य है कि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को समझें, आप कितना एनालिसिस कर पाते हैं, आप कितना व्यापक तरीके से किसी शब्द पर, किसी विषय पर, किसी कंटेंट पर थॉट दे पाते हैं, वह देखा जाता है। आपके लिखने की क्षमता देखी जाती है और समझ की गहराई का परीक्षण होता है। वास्तव में जो प्रतिस्पर्धा है वो यहाँ की होती है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, 1750 नंबर के। उसके बाद निबंध, जीएस 1 से 4 और वैकल्पिक विषय के 2 पेपर और भाषा के पेपर होते हैं। इन सबको भी मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। इसमें 2 से 2,500 उम्मीदवार साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। तो जो 10,000 हुए थे उसमें से 2 से 2,500 अगली स्टेज में जाएंगे मेंस पास करके। थर्ड स्टेज इंटरव्यू का होता है, जो अंतिम फिल्टर है। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी, आपका अप्रोच देखा जाएगा, आपका दृष्टिकोण क्या है ये देखा जाएगा, और इसके साथ साथ आपके निर्णय लेने की क्षमता और सिविल सेवाओं के लिए आपकी उपयुक्तता का आकलन होगा। या आप कितने अप्रोप्रिएट हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए, क्या आपकी पर्सनालिटी आईएएस लायक है या नहीं है, यह चीज़ देखी जाएगी इंटरव्यू में। यह 275 नंबर का होता है और यहाँ पर आपकी रैंक बन या बिगड़ सकती है। तो इन सब में से मान के चलिए कि 1000 बच्चों का चयन होने जा रहा है, मैक्स टू मैक्स। ये पूरा पैटर्न है जिसमें आपकी परीक्षा होनी है। अब इसके एक एक भाग को समझते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसमें प्रेशर बहुत होता है। इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं ABCD, आपको लगाना है 1 2 3 4 में से। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपके नंबर कट जाएंगे। 2 पेपर हो रहे हैं। पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ में जैसे आप देखें तो भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पहला टॉपिक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, जिसमें फोकस होती है घटनाओं पर, व्यक्तित्व पर, सामाजिक सुधार पर, स्वतंत्रता संग्राम पर, तथ्यात्मक जानकारी पर अधिक जोर होता है और विश्लेषण पर कम जोर होता है। इसी के साथ साथ दूसरा टॉपिक होता है विश्व और भारत का भूगोल, जिसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल सभी को शामिल किया जाता है। मानचित्र, मैप का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। संसाधन, जलवायु और उद्योग महत्वपूर्ण हैं और समसामयिक घटनाओं को इसमें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। करंट से ये बहुत कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद राज्य व्यवस्था और शासन है, जिसमें भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे और कल्याणकारी योजनाएं आदि इसमें
शामिल होती हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसको आप इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट कहते हैं, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र की पहलें आदि शामिल की जाती हैं। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे प्रश्न इसमें आ जाते हैं। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण की बात करें तो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों के साथ साथ पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के प्रश्न होते हैं और इन्हें बहुत समझना होता है। यहाँ पर आप रट करके अपना काम नहीं चला सकते। इसके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स होते हैं, जिसमें पिछले 12 से 15 महीनों के करंट अफेयर्स आपको कवर करने होते हैं, जिसके लिए आपको समाचार पत्र पढ़ने पड़ेंगे। पीआईबी और सरकारी रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से देखना होगा। तो ये सब आपका जीएस के पेपर में आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स फैक्ट नहीं पूछता है, कनेक्शंस पूछता है, इंटरप्रिटेशंस पूछता है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस पूछता है। तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी करते समय जो फैक्ट रटने की आदत है उसे छोड़ना होगा यूपीएससी के लिए। इसके बाद बात करते हैं सीसैट की। देखिए, सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यह जो है 80 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर के आते हैं, लेकिन यह केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं, यानी कि टोटल 66 नंबर चाहिए। ठीक है, तो अंतिम मेरिट में इसके अंक नहीं गिने जाएंगे, लेकिन इसमें फेल होने पर जीएस में आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें आपसे गद्यांश पूछा जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता पूछी जाएगी, बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्यूशन आएगा और सामान्य मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें होंगे। ये बेसिकली आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है और यहाँ पर आप अगर बहुत अच्छी मैथ्स नहीं भी है, जैसे हिंदी माध्यम के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें कई सारे बच्चों को लगता है, अगर आपका अच्छा है तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कई बच्चों को मैथ्स एक कठिन सब्जेक्ट लगती है और उन्हें लगता है कि मैथ्स के कारण हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखें तो इसमें केवल मैथ्स नहीं है, इसमें गद्यांश हैं जिनको पढ़ के आप उत्तर देना है, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। रीजनिंग है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं, मानसिक क्षमता है जिसे आप बेहतर कर सकते हैं। तो केवल गणित नहीं आ रही है, इसमें केवल 33% नंबर लाने हैं, तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। इस डाउट को भी यहाँ पे क्लियर करते चलिएगा। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा पड़ाव, जिसको हम कहते हैं मेंस का एग्जामिनेशन। मेंस के एग्जामिनेशन का पैटर्न समझिएगा। प्रीलिम्स में केवल आपकी स्क्रीनिंग हो रही है, केवल फिल्टर आउट हो रहे हैं नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। मुख्य परीक्षा ही रियल कंपटीशन है, यहाँ के नंबर आगे जुड़े जाएंगे और 5 दिनों में आपसे 9 पेपर लिए जाते हैं, हर पेपर 3 घंटे का होता है। अब देखिए क्या होता है कि एक तो अनिवार्य भारतीय भाषा का पेपर होता है 300 नंबर का, जैसे कि आप हिंदी देना चाहें या कोई भी क्षेत्रीय भाषा का, और इसमें केवल 25% नंबर लाने होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी का एक पेपर ज़रूर होगा जिसमें आपको 25% नंबर लाने होंगे। फिर प्रॉब्लम वही हिंदी माध्यम वाले बच्चों की, इंग्लिश तो हमें नहीं आती या इंग्लिश को देख करके ही हमें डर लगने लगता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप आईएएस बनने जा रहे हो, बिना अंग्रेजी के तो आपका काम वैसे भी नहीं चलेगा। इतनी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए कि आप 25% नंबर ले आओ। कितने में? 300 में। तो उसके लिए क्या करना होगा? सेम लॉजिक है। ग्रामर नहीं आती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पैराग्राफ है उनको सही कर सकते हैं, सेंटेंसेस को थोड़ा ऊपर नीचे सही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करके आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो उतना इंग्लिश कर लीजिए जितने से आपका इंग्लिश निकल जाए, और ये दोनों पेपर के नंबर आपके ऐड होने भी नहीं है, बस पास होना है। इसके बाद आपका आता है निबंध का पेपर, जो 250 नंबर का होता है, इसका नंबर ऐड होगा। ध्यान रखिएगा कि यही वो पेपर है जो आपकी रैंक में बनाने में बहुत मदद करने वाला है। इसके बाद जीएस पेपर 2 से लेकर 5 तक होते हैं, जिसमें आपके 250 नंबर के ये चारों पेपर होते हैं, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होता है, और यहाँ पर आपका पूरा जीएस कवर किया जाता है। इसके बाद एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, एक वैकल्पिक विषय लेते हैं, जो कि आप 250 नंबर का होता है। टोटल 48 विषयों में से कोई एक विषय लेकर के तैयार करना होता है, जिसके 2 पेपर होंगे, और ये 500 नंबर का टोटल पेपर होगा। तो इस तरीके से आपका मेंस का पूरा स्ट्रक्चर होता है, और पूरा ये पेपर होता है 1750 नंबर का। तो ये तो हुआ मेंस का आपका स्ट्रक्चर। अब मेंस के स्ट्रक्चर के बाद एक एक चीज को थोड़ा छोटा सा करके समझ लेते हैं। निबंध की अगर हम बात करें तो निबंध का जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यह आपकी रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपके निबंध के पेपर में 8 विषय दिए जाते हैं, खंड ए और बी में 4-4 पेपर्स होते हैं, और आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, यानी कि खंड ए से 1 और खंड बी से 1।
केवल 2 निबंध लिखने हैं, 1000 से 1200 शब्द लिखने हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप निबंध को ऐसे समझिएगा कि निबंध केवल कोई पॉइंट लिखा हुआ नहीं है जिस पर आपको लिखना है। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आर्टिकल्स हैं। निबंध आपका विश्लेषणात्मक होता है। हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज सबसे कनेक्ट किया जाता है और आप किसी टॉपिक को कितना बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं इसका नंबर मिलता है। ये फिलोसॉफिकल भी हो सकता है, जैसे सत्य पर, न्याय पर, स्वतंत्रता पर। इसी प्रकार से सामाजिक मुद्दों पर, जैसे लैंगिक समानता पर हो सकता है, प्रौद्योगिकी के प्रभावों पर हो सकता है, असमानता पर भी हो सकता है, आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, शासन के मुद्दे, विज्ञान और पर्यावरण और नैतिकता जैसे मुद्दों पर भी निबंध के टॉपिक आते रहते हैं। देखिए, निबंध के पेपर में आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही है। एक तरीके से आपके थॉट प्रोसेस को टेस्ट किया जा रहा है कि आप किसी भी टॉपिक को कितने ब्रॉड डायमेंशन में एक साथ इतना बढ़िया सम अप करते हैं कि व्यक्ति को प्रभावित कर सकें। तो निबंध लिखने की आदत जरूर डालिए अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है। इसके बाद एक बड़ा प्रश्न बच्चों का यह आता है कि वो ऑप्शनल क्या लें, 48 विषयों में से कौन सा विषय लें। तो देखिए, इसके कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपका निर्णय आपको लेना जरूर होगा। अगर हेल्प चाहिए होगी तो मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा जहां पर आप मुझसे कनेक्ट होंगे और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन उसके पहले आप एक ब्रॉड गाइडलाइन समझिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका कोई विषय आपकी ग्रेजुएशन में रहा है या पीजी आपने किसी सब्जेक्ट में किया है तो आप नॉर्मली उस सब्जेक्ट को बेहतर समझते हैं, या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है लेकिन एकेडमिक्स में आपका नहीं रहा है लेकिन आप बेहतर उसको समझते हैं, तो पहला प्रेफरेंस आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, आप ये देखें कि वो जीएस के पेपर में कितना भूमिका अदा करता है, जैसे पॉलिटी है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे इकोनॉमी है, जैसे हिस्ट्री है, तो वो कितना आपके लिए बेहतर है। अगर वो आपका जीएस में काम कर रहा है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो आपके जीएस में बहुत काम कर रहा है, तो वो पेपर जीएस में कितना ओवरलैप करेगा वो आपकी मेहनत को कम कर देगा, क्योंकि जीएस में आप उसको काफ़ी हद तक पढ़ चुके होंगे। इसके बाद स्कोरिंग क्षमता कितनी है और संसाधनों की उपलब्धता कितनी है। देखिए, आप प्रभावित होकर के अपने मन से कोई अच्छा सा सब्जेक्ट ले लिए जिसका हिंदी में ना तो मटेरियल अवेलेबल है ना कोई अच्छा गाइड अवेलेबल है, तो अब आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। आपका पूरा फोकस रह जाएगा उस सब्जेक्ट पर, जीएस छूट जाएगा। तो इसलिए यह भी ध्यान रखिए कि डिसीजन से पहले ये देखिए कि उसके लिए रिसोर्सेस कैसे अवेलेबल हैं, कितना उसमें आप स्कोर करते हुए देख रहे हैं पिछले स्टूडेंट्स को, क्या उनका एवरेज स्कोरिंग अच्छा है या नहीं है, यह ज़रूर देखिए। और इसके बाद एक चीज़ देखिए कि लोकप्रिय है लेकिन जोखिम भरे विकल्प से बचिए। भले ही वो सब्जेक्ट बहुत लोकप्रिय हो, बहुत लोग पढ़ रहे हो, लेकिन आप अनावश्यक रिस्क मत लीजिए। जैसे सब ने सोचा कि मैं PSIR ले लेता हूँ तो मैं भी ले लेता हूँ, नहीं, ऐसा मत करिए। सब चीज़ों का सबके लिए जो फिट है वो आपके लिए भी फिट है, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल के लिए वन साइज फिट फॉर ऑल वाला प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। आप किसको बेहतर कर सकते हैं, आपका आइडिया किस में अच्छा आता है, आप किसको बेहतर समझ सकते हैं, आप किस में बेहतर लिख सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो वैकल्पिक विषयों को अंतिम रूप देने से पहले आप पिछले 5 साल के पेपर्स को देखिए, आप पैटर्न को देखिए और फिर देखिए कि आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तब डिसाइड कीजिए। और इसके बाद सबसे अंतिम चरण जहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में आप यूं समझिए कि आपके सामने 275 नंबर का लक्ष्य है, 4 से 5 सदस्य आपके सामने बैठे हैं, 20 से 30 मिनट वो आपको जांच करेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप पर दबाव बनाएंगे और उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं इससे फर्क पड़ेगा कि आपकी कितनी अच्छी रैंक आएगी। यहाँ पर आपको अपनी मानसिक सतर्कता दिखानी है, व्यक्तित्व का बेहतर पक्ष दिखाना है, स्पष्टता दिखानी है, तार्किकता दिखानी है, निर्णय बेहतर लेने का तरीका दिखाना है, संतुलित रहना है और सामंजस्य को डील करना, सामंजस्य के साथ हर एक मुद्दे को डील करना है। अगर आप इन शब्दों के हिसाब से अपनी पूरे इंटरव्यू को तैयार करेंगे तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। एक और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि सामान्य गलतियाँ क्या होती हैं। सबसे बड़ी गलती जो मैंने आपको यहाँ पर शुरू करने से पहले बताई कि बिना सिलेबस पढ़े, बिना सिलेबस समझे बस तैयारी शुरू करना और किताब पढ़ने लगना। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या है। आप केवल एक किताब पढ़ रहे हैं, सबने कहा ये किताब पढ़ो, आपने किताब पढ़ ली, सिलेबस में क्या है आपको नहीं पता है, तो ये पहली गलती है। दूसरा, मेंस और प्री की तैयारी को अलग अलग मानना, ये दूसरी बड़ी गलती है। यह गलती कभी मत कीजिए। मेंस की ही तैयारी होती है, प्री की तैयारी अपने आप उसके साथ होती जाती है।
तीसरा, करंट अफेयर्स को स्टैटिक से नहीं जोड़ना, ये तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी करंट में चल रहा है, जैसे कोई भी घटना हुई, राष्ट्रपति की कोई घटना हुई, तो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं तो संविधान में है, आप उसको कनेक्ट कीजिए। और चौथी बड़ी गलती है, बच्चे लिखते नहीं हैं। आपको लिखना पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। जब आप साल भर लगातार लिखेंगे तब आप एक अच्छा आंसर लिखने की लायक होंगे, तब आप यूपीएससी का मेंस लिखने के लायक होंगे। एक अच्छा आंसर कहना तो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी के आंसर्स लिखने के लायक होंगे तो आप पूरे साल लिखेंगे तब बेहतर लिखेंगे। तो लगातार लिखिए, डेली लिखिए, लिखने का नियम रोज का रखिए। और एक और चीज़ है, कोचिंग्स की बात भी कर लेते हैं इसी के साथ साथ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि केवल कोचिंग से होता है, नहीं, कोचिंग आपकी हेल्प करती है, कोचिंग आपको सपोर्ट करती है, कोचिंग फिल्टर करने में मदद करती है, कोचिंग आप में डिसिप्लिन लाती है, लेकिन केवल कोचिंग से नहीं होता। आपको खुद भी मेहनत करनी होगी, अध्ययन की क्षमता विकसित करनी होगी, लिखना होगा, तभी जाकर के आप बेहतर कर पाएंगे। और लास्ट बट द लीस्ट, आपको रिवीजन हमेशा करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो इस तरीके से आप समझिएगा। इस पूरे सिलेबस को डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिए, सब्जेक्ट्स को लेकर, ऑप्शनल को लेकर, कोर्सेज को लेकर, या अगर आप कोचिंग को लेकर के भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ, जहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल होऊंगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको मेरे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप मुझसे हमेशा जुड़े रहेंगे। इसके साथ ये है कि मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर ये है कि अभी मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है स्टडी IQ। मतलब आधी फीस पर आपकी पूरी तैयारी करा रहा है। जहाँ पर 40,000 फीस हुआ करती थी, वहाँ 19,000 की फीस में आपका एडमिशन हो जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि स्टडी IQ के साथ अच्छी बात ये है कि वो आपको बुक्स भी दे रहा है, आपको बुक्स नहीं खरीदनी है, आपको रेगुलर डेली क्लास दे रहा है, जैसे आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, डेमो क्लास भी देख सकते हैं। 3 घंटे की डेली क्लास हो रही है, करंट अफेयर्स की डेली क्लास हो रही है, नोट्स आपके डेली बनवाए जा रहे हैं, आपको क्लास के नोट्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के बाद आपकी रैंक बताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको लिखने की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, उस लिखने की प्रैक्टिस का भी चेक होता है और आपको रिप्लाई किया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, एक मेंटोर भी दिया जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो मेंटोर आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपको कोई समस्या हो रही है, कहीं प्रश्न आ रहा है, कहीं समस्या आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप उससे सीधे बात करिए, वो आपकी हेल्प करेगा। टीचर्स भी आप देख रहे हैं, टीचर्स भी हमारे यहाँ जितने हैं वो सब बहुत ही कॉर्डियल हैं, बच्चों को लेकर के, बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं, बच्चों के साथ हेल्पफुल रहते हैं। तो आप हर लेयर पर सपोर्ट सिस्टम पाते हैं स्टडी IQ के साथ। तो बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 23 तारीख यानी आज से लेकर 27 तक, कल से लेकर 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक यह सेल चल रही है, जिसमें आपको आधी फीस पर ही 2027 का बैच मिल जाएगा और आधी ही फीस पर आपको 2028 का भी बैच मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। और इसको ज्वाइन करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको यह फीस में डिस्काउंट आधी फीस का भी मिल जाए। आप PK लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए। अगर यह कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो स्टडी IQ से जब भी आप कोई कोर्स लोगे ना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये मेरा कोड है, फैकल्टी कोड होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोर्स खरीदने जाओगे तो आपको क्या करना है, PK लाइव कोड इस्तेमाल करिए। आपको अभी तो 27 तारीख तक 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और कभी भी आप लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और इससे आप मुझसे भी कनेक्टेड रहेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कभी भी कोई इशू होता है मुझसे ज़रूर बात कीजिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये कोचिंग ही ज्वाइन कीजिए, आप मुझसे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर ढंग दीजिए और बेहतर ढंग से पूरी तैयारी कीजिए। अगर कोई और समस्या है, कोई और चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। आप मेहनत कीजिए, सफल होइए। शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।